नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। महीना फागुन का है और इस मौसम में बहने वाली तेज बयार कई बार बवंडर भी लाती है। यूपी के सियासी मैदान में इस वक्त पुरवैया और पछुआ दोनों हवाएं तेज चल रही हैं। पहले पूर्वांचल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के मिशन 2024 का शंखनाद किया। फिर यहां अखिलेश यादव पहुंच गए। अब बारी पश्चिमी यूपी की है, जिसके लिए सपा गठबंधन की तरफ से जंग का बिगुल फूंक दिया गया है। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अधिवेशन में जयंत चौधरी को पार्टी का फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात दोहराई। जयंत चौधरी ने कहा कि सपा के साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब गठबंधन होता है तो कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ता है यह खास बात नहीं होती, बल्कि सभी सीटों पर साझी लड़ाई होती है। जयंत ने साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा गठबंधन किसानों के मुद्दे पर पश्चिम में आर पार की जंग लड़ेगा। तो वहीं भाजपा ने कह दिया कि परिवारवादी पार्टियां जितने गठबंधन कर ले वो इसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो आज बात तो चुभेगी में चुनावी मैदान की इस नई मोर्चेबंदी की हर चुभने वाली बात होगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसका पूरा विश्लेषण करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। गन्ने की पहचान मिठास से है, लेकिन पश्चिमी यूपी में यह सियासत की कड़वी जंग के लिए जाना जाता है। गन्ने के खेतों वाले जाट लैंड में इस बार फिर से जबरदस्त जंग होने वाली है। भाजपा का दावा है कि वो 2019 में जिन सीटों पर हारी थी उस पर भी इस बार जीत का परचम लहराएगी। तो सपा के बाद अब राष्ट्रीय लोकदल का ऐलान है कि यह जंग किसानों के नाम होगी और भाजपा की किस्मत में सिर्फ हार लिखी है। जयंत चौधरी ने आज कहा कि जो सरकार किसानों को गन्ने की बकाया कीमत नहीं दे पाती वो बेहतर भविष्य कहां से देगी। भाजपा के खिलाफ पश्चिम में बड़ी मोर्चाबंदी। जयंत चौधरी की अखिलेश हुंकार। ये चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाएगा। हमने एक समन्वय समिति बनाई है जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात कर रही है। साथ ही हाल के उपचुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया। उनके लोगों से भी हम नेताओं से बातचीत करें। गन्ना मूल्य भुगतान पर सबसे बड़े संग्राम का ऐलान। बहुत जल्दी जो है 33 लाख करोड़ का हिसाब जनता लेगी कि हमें कितना मिला, कितने उद्योग लगे, कितने कारखाने लगे, कितने रोजगार सृजन। रालोद के अध्यक्ष पद पर जयंत की दोबारा ताजपोशी। 24 के चुनाव के लिए किसान गर्जना। योगी जी गहरी नींद में है। हम चाहते हैं कि प्रदेश के किसान दोबारा इसमें पुरजोर ताकत लगाएं, सरकार को ये एहसास दिलाएं कि गन्ना का किसान संगठित है। गन्ने के साथ साथ आलू की भी आप देख रहे हैं अभी खुदाई होने वाली है और पिछला साल भी बहुत बड़ा घाटा था आलू के किसानों के लिए। अभी तक कोई समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश ने घोषित नहीं। हैंडपंप से वोट निकालने का गन्ना दाम। अभी तक भाव भी घोषित नहीं हुआ। एक तो बात यह है कि एमएसपी पे खरीदनी होती है, एमएसपी के नीचे भाव गिर जाते हैं फसलों के, तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करती। और एक बात यह कि अभी तक भाव घोषित ही नहीं कर रहे। गन्ने का भाव अब तक घोषित ही नहीं हुआ। आलू का अभी तक भाव जो है प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में घोषित नहीं कर रही। अखिलेश के साथ जयंत की सीट कंफर्म। साइकिल हैंडपंप का हड़कंप प्लान। बात तो चुभेगी। पश्चिमी यूपी में भले ही अभी बयानों की जंग चल रही हो, लेकिन जल्द ही मैदानी लड़ाई का घमासान भी तेज होने वाला है, क्योंकि भाजपा से लेकर राष्ट्रीय लोकदल और सपा की तैयारी हर बूथ तक पहुंचने की है, हर वोटर के दरवाजे को खटखटाने की है, हर समर्थक को जोश से भर देने की है, ताकि जब लड़ाई का बिगुल बजे तो पहले राउंड में ही जीत अपने नाम की जा सके।
दिल्ली से जयंत चौधरी ने भरी भाजपा के खिलाफ आर पार की हुंकार। रालोद के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष पद पर फिर से ताजपोशी के बाद जयंत को सबसे पहले याद आए अखिलेश यादव। ऐलान है कि अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर मैदान में उतरेंगे और मकसद होगा भाजपा को हराना। हमारा गठबंधन है और उसी गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम प्रयास करेंगे। सारी सीटें जब होती हैं गठबंधन में तो सारी सीट साझे तौर पर लड़ी जाती हैं, सबको पुरजोर कोशिश करनी पड़ती है। तब ये अहमियत नहीं होती इस बात की कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, सब सीट सारी मिलके हम लड़ेंगे। जयंत चौधरी से 5 दिन पहले अखिलेश यादव भी खुलकर कह चुके हैं कि सपा अपने मौजूदा साथियों के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, कोई नया गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहीं गठबंधन करने नहीं जा रही, अपनी अकेली ताकत पर साइकिल पर सवार होकर के चलेगी और जो साथी साथ हैं उन्हें लेके चलेंगे। बस कोई नया गठबंधन नहीं, कोई राजनीति में एक्सपेरिमेंट नहीं। जयंत चौधरी ने साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ गठबंधन करने की कोई सूरत नहीं। वो अखिलेश के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। साथ में दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ भी सहयोग जारी रहेगा। चूंकि अगर बात करें तो एक राजनीतिक प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है जिसमें खास तौर से जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी रालोद। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर और गन्ना किसान लगातार एमएसपी के भुगतान की मांग कर रहे हैं, एमएसपी की घोषणा की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के अगर बात करें तो लगातार अब रालोद भी यहाँ पे किसान के साथ खड़ी हुई है और किसानों के मुद्दे को जनता तक पहुँचाना है और सरकार को किसानों के हक में फैसले करने के लिए जाना है। हाल के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी हमारा भरपूर सहयोग दिया, उनके लोगों से भी हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पिछले गठबंधन में ही वो शामिल हो गए हैं। खतौली के उपचुनाव में उन्होंने मंच साझा किया है, बड़ा दिल दिखाया है। समाजवादी जहां चुनाव लड़ रही थी वहां भी जाके प्रचार किया। रालोद ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में किसानों के लिए एमएसपी न बढ़ने, नया गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने और गन्ना का बकाया भुगतान नहीं करने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। पार्टी ने अपील की कि हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाए। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पार्टी से ज़्यादा नौजवानों को जोड़ूं। अभी पार्लियामेंट में मैंने एक बिल भी पेश किया है जिसका प्रावधान ये है कि 21 साल की उम्र में ही, यानी जब छात्र राजनीति में एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं नौजवान, तो उनको देश की विधान पालिकाओं का हिस्सा बनने के लिए अनुमति मिलनी चाहिए। अभी 25 साल की वो लिमिट है। तो वो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ किस तरह से नौजवानों को संगठित करने की हमें और कोशिशें करनी है। पार्टी से भी हम उनको जोड़ेंगे। सपा और रालोद की तरफ से अपने गठबंधन को मजबूत कर भाजपा को घेरने की ऐसी तैयारी तब सामने आई है जबकि भाजपा ने पूर्वांचल के बाद पश्चिम में चुनावी बिगुल फूंकने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। पूर्वांचल के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी का दौरा कर सकते हैं। इसी महीने के आखिर में नड्डा सहारनपुर पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दौरा 28 फरवरी को हो सकता है। जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री ने भी अनेकों बोल में कहा है कि 135 करोड़ लोगों का मैं रक्षा कवच लेके चलता हूं। हमारी पार्टी को, हमारे शासन को जनता का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हमारा किसी से भी मुकाबला नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी अनेकों बार कह चुके हैं, हम तो 51% के लिए लड़ते हैं, हम किसी राजनीतिक दल के अगेंस्ट नहीं लड़ते। इससे पहले जेपी नड्डा ने पूर्वांचल के गाजीपुर से मिशन 2024 की शुरुआत की थी। जेपी नड्डा लगातार उन सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां भाजपा 2019 में जीत हासिल नहीं कर पाई। सहारनपुर भी उन लोकसभा सीटों में शामिल है जो पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी के खाते में नहीं आई थी। साफ है कि यूपी में अब पूरब के बाद पश्चिम के मैदान में चुनाव के शुरुआती शंखनाद की महागर्जना सुनाई देने वाली है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर देहात में जमीन का कब्जा हटाने के दौरान मां बेटी की मौत ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। सरकार ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारियों पर गाज गिराई। कानपुर देहात के मडौली गांव में जो कुछ हुआ उसका पूरा सच जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन मौके की तस्वीरें चुभने वाली हैं। पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कई सरकारी आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल उन अधिकारियों पर उठ रहे हैं जिनके मौके पर मौजूद रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई।
इसने बुलडोजर की साख के लिए सवाल पैदा कर दिया है। इसलिए सरकार हर दोषी पर सख्त एक्शन की तैयारी में है। कानपुर देहात का मरौली गांव, जहां एक तरफ सियासत का केंद्र बिंदु बना है तो दूसरी तरफ विभत्स घटना के दाग से सना है। रूड़ा थाने में 11 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास में मुकदमा लिखवाया गया है। इन्हीं आरोपियों में उस अशोक दीक्षित का परिवार भी है, जिस पर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर आग लगाने और मां बेटी को जिंदा जला देने के आरोप लगे हैं। अशोक दीक्षित के परिवार के सभी पुरुष फरार हैं। जो महिलाएं हैं वो खुद को बेगुनाह बता रही हैं। कि मेरे हस्बैंड तो सर्विस करते हैं, उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ससुर जी अपने काम से खेती बाड़ी के काम से रहते हैं, उनका भी कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने जाने कब से बना के रखा हुआ है, तब कुछ नहीं किया तो अब क्यों करेंगे? क्या बना के रखा हुआ है? उन लोगों ने जो घर बना के रखा है, मेरी शादी से पहले ही से बना के रखा है। मेरी शादी को आज 6 साल हो गए हैं, 11 मई से 7 साल हो जाएंगे। बट अभी तक मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर जी ने कुछ भी इन लोगों के साथ नहीं किया है। तब क्यों करेंगे आखिरकार? हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्होंने झूठ ऐसा क्यों केस किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन मां बेटी की मौत का जिम्मेदार कौन है ये कोई नहीं बता रहा। सिर्फ अशोक दीक्षित के परिवार पर ही नहीं, पुलिस प्रशासन भी मुकदमे के दायरे में है। एसडीएम मैंथा, थाना प्रभारी रूड़ा पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इलाके के लेखपाल कानून को और 3 अन्य लेखपालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा जेसीबी ड्राइवर पर भी केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीएम लेखपाल कानून को और गांव के कुछ 10-12 लोग दबंग और एसएचओ रूड़ा और कुछ पुलिस, ऐसे 20 से 12-15 पुलिस बल आके हम लोगों को यहाँ पे जेसीबी मतलब आग लगा के जेसीबी से दबा दिया। इसमें मैं खुद भी जुलस के मतलब कैसे करके मैं निकला हूँ और मेरे पापा निकल आए। पापा का थोड़ा जल गए हैं, काफ़ी मतलब वो जल गए हैं और माँ और बहन का ये हाल हुआ है। अच्छा, आप मौके पे मौजूद थे? जी। अच्छा, किसने आग लगाई? क्या कौन आदमी था? लेखपाल ने स्वयं अपने हाथ से आग लगाई? जी। तो क्या ज्वलनशील पदार्थ लेके आए थे क्या वो लोग? शायद हाँ, माचिस लेके आए थे। लेखपाल का मेरे पास फोन आया था कि मैं ये अतिक्रमण हटाने जा रहा हूँ। तो आपकी इनसे बात हुई थी कुछ इस तरीके का? पहले हुआ करती थी, मगर कल हमारा संपर्क इनसे नहीं हुआ है। कितने बजे लेखपाल ने आपको सूचित किया था? लगभग 3 का टाइम हो, 3 साढ़े 3। हाँ, हुआ है जो 3 बजे ही यहाँ पे आके ये हुआ है। दुखद घटना है और परिवार के साथ पूरा सांत्वना है और जो भी परिवार को मदद देनी है और इस केस को वर्कआउट करने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो हम लोग जो है कर रहे हैं इस पे। और कल इस पे जो है जो परिवार था उनके तहरीर पे एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने कानपुर देहात के मरौली गांव में हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। गांव वालों के निशाने पर वो लेखपाल अशोक सिंह है जिसका रिकॉर्ड घूसखोरी का बताया जा रहा है। आरोप है कि लेखपाल अशोक सिंह खुलेआम घूस मांगता है और इस मामले में भी 50,000 रुपए बतौर रिश्वत मांग रहा था। अब बता रहे थे रुपए मांग रहा था मुझसे। अच्छा, हाँ। कितनी घूस मांग रहा है? अब जो मांगे वो है। क्या कह रहे? 50,000। कौन घूस मांग रहा था? लेखपाल। काहे के लिए मांग रहा था 50,000 रुपया? वो कब्जा बना रहेगा तुम्हारा। अच्छा, कब्जा बना रहेगा। हाँ। कब्जा हटवाने के लिए फिर पैसा लिया इसका मतलब? हाँ, अपोजिट पार्टी से पैसा ले लिया उसने 50,000। पुलिस अब इस मामले में अपने दामन पर लगे दाग धोने की कोशिश में जुट गई है। जेसीबी को बरामद करने के साथ ही ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अभियुक्तों पर लगातार दबिशें दी जा रही हैं। हमारी टीम्स चारों तरफ जो अभियुक्त हैं उनके घरों पे जा रही है, उनकी रिश्तेदारियों का पता कर रही है और जहां से भी उनकी अरेस्टिंग संभावित है ऐसे क्षेत्रों में जा रही है। प्लस हम लोग अन्य तरीके, टेक्निकल तरीके लगा रहे हैं जिससे कि हम जो नामित अभियुक्त हैं उन तक हम पहुंच सके। अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है और उसके अलावा जेसीबी जो थी उसको सीज किया गया है। कानपुर देहात के मरौली गांव का ये मुद्दा आने वाले कई दिनों तक सुलगता रहेगा। पीड़ितों ने प्रशासन के सामने 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग रखी है। साथ ही घर के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग हुई है। मांग ये भी है कि जल्द से जल्द उनकी मुलाकात सीएम योगी से करवाई जाए। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से विकास धीमान के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।
कानपुर की घटना पर भाजपा के सियासी विरोधी आर पार के जंग छिड़ चुके हैं। सपा ने ट्वीट किया कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। उन्होंने लिखा कि बुलडोजर नीति इस सरकार की क्रूरता का चेहरा बन गई है। वहीं भाजपा के नेता कह रहे हैं कि धीरज रखें, इंसाफ होकर रहेगा और अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी कानपुर देहात में पुलिस प्रशासन के सामने झोपड़ी में मां बेटी की जलकर मौत हो गई, तो इस अग्निकांड से सियासत की लपटें उठने लगी। समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा यूपी भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। शासन प्रशासन जब अभय एवं निर्भय की जगह भय और उत्पीड़न के प्रतीक बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनका अंत निकट है। मामला गंभीर है तो सियासत भी सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सपा ने ट्वीट किया, निर्दोषों की हत्या कर रहे अत्याचारी बुलडोजर सरकार के अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर संस्कृति ने आज ब्राह्मण परिवार की मां बेटी की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि एक दबंग के कहने पे उस परिवार के घर को अतिक्रमण के नाम पे गिराया गया और बाद में छप्पर में आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी की मौत हो गई। सोमवार की ये घटना थी और मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कानपुर देहात भेजने का फैसला किया। विधानसभा में मुख्य सचेतक मनोज पांडे के नेतृत्व में सपा के डेलीगेशन को कानपुर देहात जाना था, जिसमें 4 विधायक भी शामिल थे, लेकिन प्रशासन ने सभी को अलग अलग जगहों पर रोक लिया। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और रूमी हसन को पुलिस ने घटना स्थल पर जाने से रोक दिया, तो जालौन में सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी हिरासत में ले लिए गए। उन्नाव से मनोज पांडे कानपुर देहात जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी बीघापुर बॉर्डर पर रोक लिया गया, जबकि औरैया से सपा विधायक प्रदीप यादव के आगे भी पुलिस ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। बिना कोई सूचना और नोटिस के वहाँ के प्रशासन के अधिकारी एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के मकान को गिराने पहुँच गए और गिराने पहुँचने के गिरा दिया। अब सोचिए, घर किसी व्यक्ति का सपना होता है, उसका पूरा जीवन होता है, पूरे जीवन की कमाई से वो एक मकान बनाता है, और आप कौन से कानून की बात करते हैं? कानपुर देहात की घटना ने पूरे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा दिया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस तरह से मां बेटी जिंदा जल गईं, उसने प्रशासन के साथ साथ बुलडोजर वाली नीति पर सवाल उठा दिए हैं। सपा के नेता इस मामले को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर हैं। एक बेगुनाह बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई जलकर। बेकसूर लोग थे कि अब क्यों जलाए गए वो। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जो ये नीचे अधिकारी हैं जी, ये बिल्कुल बेलगाम हो गए। वो दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसकी जांच बहुत उच्च स्तर पर की जा रही है, मुकदमा दर्ज है, निष्पक्ष जांच करा करके कठोर कार्रवाई करेंगे। हैरान कर देने वाली इस घटना के बाद से विरोधियों के निशाने पर यूपी का पुलिस प्रशासन है। शिवपाल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बुलडोजर के जोश में प्रशासन होश खो रहा है, तो जयंत चौधरी ने खूनी बुलडोजर कहते हुए चुभने वाला हमला किया। इसकी जवाबदेही नहीं बन पाती, इस तरह के हादसे हो जाते हैं और हम लोग भूल के आगे बढ़ जाते हैं। जवाबदेही बननी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है वो नपने चाहिए। आज जिनकी सरकार है उन्हीं की जवाबदेही बनती है। प्रशासनिक तंत्र को हम कितना ही कोसें, जवाबदेही तो राजनीतिक तंत्र की भी बनती है जो सत्ता का मजा ले रहे हैं। विपक्ष के कुछ सवाल थे। कहा जा रहा है कि रेवेन्यू एक्ट में कार्रवाई के तमाम प्रावधान, मुकदमा चलता है, बेदखली का आदेश होता है, नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन आरोप है कि ये नियम एक तरफ और बुलडोजर एक तरफ। सिर्फ सपा ही नहीं, कांग्रेस ने भी बुलडोजर को लेकर चुभने वाले सवाल उठाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, भाजपा सरकार के बुलडोजर पर लगा अमानवीयता का चश्मा।
इंसानियत व संवेदनशीलता के लिए खतरा बन चुका है। सपा की तरह कांग्रेस का डेलीगेशन भी कानपुर देहात जा रहा था, लेकिन हाईवे पर पुलिस ने रोक लिया। इस डेलीगेशन में प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबड़ी के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे भी थे। स्पॉट में पहुंच करके जानकारी के लिए हम लोग निकले थे, लेकिन इस बैरियर पर पुलिस ने रोका है और ये कह के रोका है कि हमें उच्च आदेश है कि आपको यहाँ से ना निकलने दिया जाए। विरोधी अब अलग अलग एंगल से सरकार को घेरने में जुटे हैं। कांग्रेस ने ट्वीट किया, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से शुद्ध माँ बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। अतिक्रमण हटाने का ये कौन सा तरीका है कि लोग दुनिया से ही हट जाएं? मामला गंभीर है तो सरकार भी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की, बातचीत करने का वीडियो भी बनवाया और भरोसा दिया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। कानपुर के सामने अब दो चुनौतियां खड़ी हैं। एक तरफ जहां इलाके में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ इस अग्निकांड के बाद सियासत की चिंगारी भड़क रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से विकास दिमान के साथ रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। राहुल गांधी आज प्रयागराज पहुंचने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल इसलिए प्रयागराज नहीं आ पाए क्योंकि उनके प्लेन को वाराणसी में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस से डर गई है, इसलिए उसने राहुल गांधी को प्रयाग पहुंचने नहीं दिया। तो वहीं भाजपा ने इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर चुभने वाला पलटवार किया। आखिर राहुल की प्लेन के बनारस में लैंड करने या नहीं करने की पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मंगलवार को पहली बार राहुल गांधी को यूपी आना था, लेकिन हालात ऐसे बने कि राहुल का दौरा निरस्त हो गया। अब राहुल की यूपी में एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत जरूर तल्ख हो गई है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगा दिया कि वाराणसी एयरपोर्ट पर राहुल का विमान उतरने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने प्रेस रिलीज जारी कर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर अथॉरिटी ने राहुल के प्लेन को उतरने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस कहती है भाजपा को राहुल की लोकप्रियता से डर लगता है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके और उनको फिर आगे प्रयागराज जाना था। प्रयागराज में उनका कार्यक्रम था, पर आज ये यहाँ पर अथॉरिटी ने पूरी तरीके से सरकार के दबाव में और राष्ट्रपति का हवाला देकर इन्होंने उनकी जहाज उतरने नहीं दी, परमिशन नहीं दिया और कार्यक्रम कैंसिल कराया। जिस तरीके से इन लोगों ने ये कहा कि नहीं यहाँ पर अभी पूरा सारा ट्रैफिक जैम है और उस तरीके से इन्होंने उसका बहाना दिखाकर ये कार्यक्रम इन्होंने जानबूझकर दबाव में इन्होंने परमिशन नहीं दी। दरअसल राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचने वाले थे। यहाँ कमला नेहरू ट्रस्ट की तरफ से जो अस्पताल संचालित होता है, उसके संचालन को लेकर बैठक होनी थी। हर साल होने वाली ट्रस्ट की इस बैठक में गांधी परिवार का कोई न कोई सदस्य जरूर पहुंचता है। इसी कड़ी में राहुल गांधी को इस बार पहुंचना था। वो प्रयागराज के स्वराज भवन पहुंचकर सियासी संदेश भी देते, अस्पताल में नई सुविधाओं का लोकार्पण भी करते, लेकिन उनका दौरा रद्द होने के बाद नया सियासी बवाल खड़ा हो गया। पूरी तरीके से सरकार घबराई हुई है राहुल जी से। देश के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर से राहुल जी जब से यात्रा निकाले हैं घबरा गए हैं और पूरी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है और प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है। राहुल सीधे वायनाड से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम रद्द होने के बाद वो सीधे दिल्ली चले गए। कांग्रेस के हमले पर भाजपा ने भी चुभने वाला पलटवार किया है। कौन किसको रोक रहा है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी पूरे देश में भी यात्रा किए हैं, किसी ने रोका उनको? ये जम्मू कश्मीर में जहाँ खुद तब उनकी शासन थी, सरकार थी, तब नहीं जा पाते थे। आज हमारी सरकार है तो वो जम्मू कश्मीर में भी गए, खुलेआम घूमे, तो बनारस में कौन रोक लेगा? ये तो बेवजह की बात है। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ वाराणसी एयरपोर्ट का दावा। एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया
कि राहुल गांधी के आने की जानकारी नहीं मिली थी। 9:12 को व्हाट्सएप के जरिए और 9:16 पर ईमेल के जरिए सूचना मिली कि माननीय सांसद जी राहुल गांधी जी का जहाज जो बनारस आने वाले थे वो कैंसिल हो गया। ये सूचना हमको ऑपरेटर द्वारा एआर एयरवेज जो ऑपरेटर है उन्होंने प्रदान किया। अब राहुल भले ही वाराणसी के रास्ते प्रयागराज न पहुंचे हों, लेकिन आने वाले दिनों में उनके कदम जरूर यूपी की सियासी जमीन पर पड़ेंगे और जब भी राहुल यूपी पहुंचेंगे सियासत का तापमान जरूर बढ़ेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वरुण गांधी का राम राज्य संदेश इस वक्त यूपी की सियासत में सुर्खियां बटोर रहा है। पीलीभीत के भाजपा सांसद वरुण गांधी इन दिनों जो कुछ बोल रहे हैं वो पार्टी का धर्म संकट बढ़ाने वाला है। वरुण ने कहा है कि पीलीभीत से उनका खून का रिश्ता है और ये कभी नहीं टूटेगा। इसे 2024 में हर हाल में पीलीभीत से चुनाव लड़ने का इशारा माना जा रहा है। वहीं भाजपा ने वरुण के ताजा बयानों पर सिर्फ इतना कहा कि राजनीति में ऐसी बातें चलती रहती। वरुण गांधी ने पीलीभीत के मैदान में जनता के बीच जो कुछ कहा उसके हर शब्द में एक संदेश भरा था। सबसे पहले राजधर्म और राम राज्य वाला ये बयान सुनिए। जब भगवान राम ने राजधर्म की बात की तो राजधर्म का मतलब था कि उनके पूरे व्यवस्था में, उनके पूरे राजकाज में यदि कोई अनाथ है, कोई अकेला है, कोई कमजोर है, किसी भी प्रकार के कष्ट में है, तो वो जिम्मेदारी भगवान राम, राजा राम ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है। आज मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ, मैं कोई भगवान या राजा नहीं, मैं तो केवल एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे इस व्यवस्था में अगर कोई अपने आप को अकेला समझे, कोई अपने आप को टूटा समझे, कोई अपने आप को दबा हुआ समझे, तो ये वरुण गांधी के लिए बहुत ही बड़ी हार होगी। वरुण एक दिन के लिए पीलीभीत के बीसलपुर पहुंचे थे। यहाँ के बमरौली गांव में उन्होंने सोमवार को सभा की। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बार बार किसानों के मुद्दों को उठाया। गन्ना बकाया भुगतान नहीं होने पर चिंता जताई। ये जो समय है, ये समय है इस बात को समझने का कि देश में आगे मुद्दे क्या है। आज मैं किसान की बात 1 मिनट के लिए करना चाहता हूँ। 80% मिल में किसान अपनी उपज पहुंचा चुका है और अभी तक रेट निर्धारित नहीं। क्या ये पाप नहीं है? अभी तक कोई किसान को पैसा नहीं मिला। सारे किसान जो है यहाँ पे कर्ज में डूबे हैं। वरुण गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने दोहराया कि चुनावी मौसम में किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग की बातें होनी चाहिए। उनके हित की बात करनी चाहिए, न कि जाति बिरादरी के नाम पर लोगों को बांटा जाना चाहिए। वरुण ने ये भी कहा कि धर्म का मतलब सच्चाई के पथ पर चलकर लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, किसानों की मदद करना है। वरुण गांधी के इन बयानों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पहले भी उनके बयान भाजपा को धर्म संकट में डालने वाले साबित हुए हैं। हालांकि इस पर भाजपा सीधे सीधे कुछ भी कहने को तैयार नहीं। अब ये तो सब चीजें चलती रहती हैं राजनीति में, कोई मैसेज हुआ है क्या? अब वो राजनीति में चीजें चलती रहती। साफ है कि वरुण गांधी अपने बयान से बार बार दोहरा रहे हैं कि उनकी आक्रामकता चुनावी मौसम में और तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता है। इसे पीलीभीत से ही वरुण गांधी के फिर से चुनाव लड़ने का अघोषित ऐलान माना जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात अब्बास अंसारी की, जिसका नया ठिकाना कासगंज जेल होने वाला है। कुछ दिन पहले चित्रकूट जेल में अब्बास की पत्नी निघत अंसारी पकड़ी गई थी, जिसके बाद लखनऊ तक हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। आनन फानन में चित्रकूट जिला प्रशासन की तरफ से अब्बास अंसारी के जेल बदलने को लेकर चिट्ठी लिखी गई और उतनी ही तेजी से लखनऊ से एक्शन हो गया।
निखत का मामला सामने आने के 72 घंटे के भीतर अब्बास अंसारी की जेल बदली के आदेश जारी हो गए हैं। अब न सिर्फ अब्बास अंसारी और निखत अंसारी अलग अलग जेल में बंद रहेंगे, बल्कि अब्बास की निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब्बास अंसारी ने जेल अधिकारियों की मिलीभगत से चित्रकूट की जेल में जो कांड किया, उसके बाद उसकी जेल बदली जानी तय थी और कुछ ही घंटों के भीतर अब्बास की जेल बदलने पर फैसला भी हो गया। अब्बास अंसारी का नया ठिकाना अब कासगंज की जेल है। इससे पहले जेल विभाग ने ही अब्बास की जेल बदलने को लेकर शासन को चिट्ठी लिखी थी। हवाला दिया गया कि अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में मनमानी कर रहा था। पर सवाल है कि अब्बास के लिए जेल में सेटिंग गेटिंग का रैकेट कौन अधिकारी कर्मचारी चला रहा था? किसकी सरपरस्ती में निकाहत अंसारी कई घंटों तक अब्बास के साथ जेल में वक्त बिताती थी? इस मामले में जो शुरुआती खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पत्नी से मुलाकात के बदले अब्बास जेल कर्मियों को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दे रहा था। इसी रकम और उपहारों के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर ये राज फाश हो गया। निखत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए लगातार कई दिनों से आ रही थीं और वो जेलर के बगल में डिप्टी जेलर के कक्ष में लगातार बैठ रही थी। 4-4, 5-5 घंटे तक बैठी रहती थी। उनके जेल आने की कोई एंट्री भी नहीं रहती थी। ये किसी को पता नहीं चला और ना ही वीडियो वॉल में इसका नज़ारा किसी अफसर को, मुख्यालय में बैठे हुए अफसर को दिख पाया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर जेल प्रशासन ने किस तरह से निखत और अब्बास की मुलाकातें करवाई और क्यों कराई? क्या उनको कोई लालच था या उन्होंने कोई डर की वजह से ऐसा किया कि वो दहशत में थे? क्योंकि कई बार ऐसा सामने आ चुका है कि मुख्तार अंसारी हो या अब्बास अंसारी, उन्होंने जेल प्रशासन के अधिकारियों को, जेल के अधिकारियों को धमकियां दी हैं और इसके मामले भी कई दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर डर की वजह से किया गया तो पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? पुलिस के एफआईआर में सबसे प्रमुख नाम चर्चित वार्डन जगमोहन का सामने आया है। फिलहाल डीआईजी जेल ने जांच के दौरान इसे निलंबित किया है। वो मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ बागपत जेल में रह चुका है। चित्रकूट जेल में 2 साल पहले हुई गैंग वॉर के दौरान भी जगमोहन तैनात रह चुका है। सूत्र बताते हैं कि सिपाही जगमोहन जेल कर्मियों के बीच खुद को मुख्तार और अब्बास अंसारी का बेहद खास बताता था। वहीं इसकी धौंस जमाते हुए कमाई का बड़ा हिस्सा खुद रखता था। बताया जा रहा है कि जगमोहन ने ही डीएम और एसपी की छापेमारी के दौरान अब्बास को जेल अधीक्षक के कमरे से निकालकर उसकी बैरक में पहुंचाया था। चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी विधायक द्वारा जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वैसे भी संगीन अपराधों के चलते इनको चित्रकूट जेल में निरुद्ध किया गया था, क्योंकि ये बताया जाता है कि गाजीपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जेलों में इनके रसूख और इनकी पहुंच ऐसी थी कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध या कोई निरुद्धादेश बहुत प्रभावी नहीं होता था। यहां तक कि मुख्तार अंसारी के लिए ताज़ी मछली तैयार करने के लिए वहां पर फिश पॉन्ड की भी व्यवस्था की गई थी गाजीपुर जेल में। अब्बास को बैरक तक पहुंचाने और लाने की जिम्मेदारी भी वार्डन जगमोहन के इशारे पर ही होती थी। सूत्रों के मुताबिक वार्डन जगमोहन जेल में आने वाले अधिकारियों को अपनी बातों और पहुंच से प्रभावित करता था। इसके बाद वो अपने ढंग से माननीय और विधायकों के अलावा चर्चित लोगों को उनके रिश्तेदारों से मिलवाने और सुविधाएं पहुंचाने का काम करता था। हैरानी की बात यह है कि कई बार जगमोहन को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन दोबारा तैनाती पर आने के बाद फिर से जगमोहन वही खेल शुरू कर देता था। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी सरकार ने बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। गुरुवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में नकल माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई नकल करवाते पकड़ा गया तो उस पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षा शुरू होने से पहले योगी सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल बोर्ड परीक्षा में अगर कोई नकल कराते पकड़ा गया तो उस पर NSA यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। ऐसा पहली बार होगा जब योगी सरकार ने नकल कराने के मामले में NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों पर भी FIR दर्ज की जाएगी। परीक्षा में अगर किसी ने बाधा पहुंचाई तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीएम की तरफ से हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा। एग्जाम पेपर की निगरानी के लिए प्रिंसिपल रूम से अलग एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। इस बार जैसे पहले व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार से इस बार भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हमने सख्ती की है, जिस वजह से नकल जो है हमारी ना हो पावे। पिछली बार भी नहीं हुई थी, एक जगह थोड़ी सी शिकायत आई थी बलिया की, वहाँ पर उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर रासुका लगाई। तो अब की बार सीएम साहब ने कहा है रासुका लगेगी कोई भी? नहीं, वो तो लगेगी, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर रासुका लगेगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 58,85,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में योगी सरकार के सख्त संदेश के बाद नकल कराने वालों में डर जरूर बैठ गया होगा। कहा जा रहा है कि पिछले साल बलिया में पेपर लीक की जो घटना हुई थी, वैसी घटना से बचने के लिए सरकार कड़े फैसले ले रही है। बलिया में पिछले साल पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने इस बार नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का दावा किया है। इसके तहत जहां पुलिस और STF के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदन और अति संवेदनशील की कैटेगरी में डाला गया है, तो वहीं ये साफ कर दिया गया है कि नकल करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। तो साथ ही छात्रों को ऑर्गेनाइज तौर पर नकल कराने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, तो वहीं सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की कड़ी चुनौती होगी। इस बार केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में चिन्हित किया गया है। 16 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। इस बार 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 8,753 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इनमें से 242 केंद्रों को अति संवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। प्रयागराज समेत 16 जिलों को पूरे तौर पर संवेदनशील घोषित किया गया है। हर जिले में पुलिस को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। बाकी सर, ये जो नकल वगैरह बंद की गई है, ये हम लोगों के लिए, हम छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और हमें ज़्यादातर नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो नकल होता था उसकी वजह से सर हमें काफ़ी ज़्यादा जो खुद पे विश्वास था हम लोग का वो नहीं रह गया है। और हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो नकल के लिए जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो बच्चे ये रह जाते हैं कि नकल तो हो ही जाएगी, पास हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसकी वजह से कई बच्चे जो ये सोचते हैं कि आप पास हो जाएंगे, उनको थोड़ा बेहतर वो भविष्य मिल सकता। नकल में ये होता था कि कुछ ना पढ़ो, लेकिन तब भी कि एक हिसाब से बच्चे जो नहीं पढ़ते थे वो भी कहते थे कि नकल है तो नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन जो नकल पे टिकाऊ होते थे वो अब कम से कम कि नकल नहीं होगी इस सहारे ही वो पढ़ रहे हैं। इस बार वेबकास्टिंग के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड और सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि इस बार की परीक्षा में नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नकल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। बात करते हैं प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में लगी शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की। मैंने आपको कुछ दिन पहले इस प्रतिमा से पानी टपकने की खबर दिखाई थी। एबीपी गंगा पर खबर दिखाने के बाद अधिकारी एक्शन में आए और प्रतिमा की मरम्मत शुरू करवा दी। लेकिन आज फिर इस मामले में एक चुभने वाली खबर आई। दरअसल जिन महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की बहादुरी के किस्से किताबों में पढ़ाए जाते हैं, उनकी प्रतिमा की मरम्मत को लेकर पैसों की कमी की समस्या सामने आ सकती है।
प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की जिस प्रतिमा से रहस्यमय तरीके से लगातार पानी की बूंदें टपक रही हैं, उस प्रतिमा की मरम्मत और रंग रोगन का काम मंगलवार से मुंबई की कंपनी ने शुरू कर दिया है। कंपनी की 4 सदस्यीय टीम ने प्रतिमा की साफ सफाई और पॉलिश करने का काम शुरू किया है। ये काम 10 से 15 दिनों में पूरा होगा। उम्मीद की जा रही है कि मरम्मत और रंग रोगन के बाद प्रतिमा से पानी की बूंदों का टपकना बंद हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जिस प्रतिमा से रहस्यमय तरीके से लगातार पानी की बूंदें टपक रही थी, उस प्रतिमा की देखरेख, उसकी मरम्मत का काम मुंबई की कंपनी ने शुरू कर दिया है। मुंबई की कंपनी 2 दिन पहले ही प्रयागराज आई थी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो शहादत स्थल है, जहां पर प्रतिमा लगी हुई थी, वहां पर पहले इस तरीके से बैरिकेटिंग का काम शुरू किया गया। एक कर्टेन लगा करके इस पूरी प्रतिमा को ढक दिया गया था और अब आज से जो है यहाँ पर इसकी रंग रोगन का, साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। 4 सदस्यीय टीम यहां पर आई हुई है और लगातार जो है उसने काम शुरू कर दिया है। कंपनी का ये मानना है कि ये जो प्रतिमा है मिश्रित धातु से बनी हुई है और इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा हल्का सा माइनर सा क्रैक बन गया है, जिसकी वजह से हवा अंदर जा रही थी और हवा जो है अंदर पानी में तब्दील होकर वही बूंदें नीचे की तरफ से टपक रही थी। साफ सफाई और पॉलिशिंग के लिए प्रतिमा को पर्दे से ढक दिया गया है। प्रतिमा स्थल के चारों तरफ लोहे के रॉड्स की बैरिकेडिंग कर दी गई है। चुभने वाली बात तो ये है कि आजाद की प्रतिमा के जीर्णोद्धार को लेकर पैसों की कमी की समस्या सामने आ सकती है। सरकारी अमले ने कंपनी को सिर्फ साफ सफाई कर पेंट करने का काम दिया है, लेकिन पार्क पहुंचे लोगों ने पेंट के बजाय नए सिरे से पॉलिश किए जाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि अगर पैसों की समस्या सामने आती है तो वो लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर कंपनी को भुगतान करेंगे। अगर मान लेते हैं प्रतिमा में कहीं पैसे में कोई संकट आया तो हम लोग अपने ढंग से मांग करके, चंदा मांग करके, अपनी व्यवस्था करके इवन अपनी गाड़ी बेच देंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा, मैं गाड़ी बेच करके चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को चमकाने का काम करूंगा। जो भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। सरकार वैसे उम्मीद है सरकार करेगी, नहीं करती तो हम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा अब तक इसी तरह वीरान पड़ी थी। यहाँ से टपकती बूंदों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब एबीपी गंगा ने ये चुभने वाला सवाल उठाया, तब कहीं जाकर अधिकारी हरकत में आए। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।